नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर तमगों का दौर शुरू हो चुका है। 2003 में मिस्टर बंठाधार को नारा बनाकर दिग्विजय सिंह की सरकार को ध्वस्त करने वाली बीजेपी 2023 में झूठनाथ के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। 2018 में कांग्रेस ने शिवराज को घोषणावीर बताकर सियासत हथियाई थी। अब कांग्रेस शिवराज के लिए शिलान्यास मंत्री, नौटंकी राज और भ्रष्टराज सिंह चौहान जैसे तमगों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेता शिवराज का नारा तब तक मिस्टर बंठाधार का तमगा धूमिल पड़ चुका था। अब बीजेपी ने कमलनाथ को झूठनाथ कहकर प्रचारित करने की योजना बनाई है। शिवराज सिंह चौहान कई मौकों पर कमलनाथ को कपटनाथ और झूठनाथ कह चुके हैं। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को झूठनाथ कहकर प्रचारित करने की जरूरत बताई। मंत्रियों का भी मानना था कि जैसे दिग्विजय सिंह को 2003 में बंठाधार प्रचारित किया गया, उसी तरह 2023 में कमलनाथ को झूठनाथ कहकर प्रचारित किया जाए। देखिए, वो जो कर रहे हैं वो एक दिन का शो था उनका, और उसमें भी उन्होंने ये गलती की है। क्योंकि उनको देना तो है नहीं, सरकार उनकी आना नहीं है, इसलिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सिर्फ झूठ के सहारे पर वर्तमान में कांग्रेस चल रही है। कितना और झूठ बोलेंगे झूठनाथ जी। इधर कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर से आगे शिलान्यास मंत्री, नौटंकी राज, भ्रष्टराज सिंह चौहान, झूठ की मशीन जैसे तमगों से नवाजती चली आ रही है। कमलनाथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में शिवराज को इस तरह के तमगों से संबोधित भी करते हैं। 5 महीनों में चुनाव है, शिवराज जी जगह जगह जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, ये घोषणाओं की मशीन बन गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मशीन बन गए हैं। और अब मुख्यमंत्री तो ये क्या है, ये तो क्या मंत्री है, शिलान्यास मंत्री है, ये भूमि पे कुछ पूजन मंत्री है। मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावी दौर में जनता ने एक से बढ़कर एक नारों को देखा है। वोटर्स का एक वर्ग ऐसा भी होता है जो सियासी दलों के नारों से काफी प्रभावित होता है। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अब की बार 200 पार के नारे के साथ बीजेपी तो कहो दिल से, कमलनाथ फिर से के नारे के साथ कांग्रेस मैदान में होगी। पिछले उपचुनाव में कांग्रेस ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ चाहिए का नारा दिया था। पिछले चुनाव में बीजेपी ने फिर भाजपा फिर शिवराज का नारा दिया था। बहरहाल तमगों की ये सियासत कहां तक जाती है और क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो क्या तमगों के सहारे लगेंगे किनारे? इसी विषय पर आज हम मध्य प्रदेश लाइव डिबेट में चर्चा करेंगे। आशीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयराम शुक्ल जी। गीत धीर जो कि बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। गीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल भारद्वाज, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, जिस तरह से कमलनाथ ने घोषणावीर की संज्ञा दी है शिवराज सिंह चौहान को, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कमलनाथ को कपटनाथ की संज्ञा दे दी है। क्या अब यह माना जाए कि मध्य प्रदेश में जो तमगों की सियासत है वो शुरू हो चुकी है, या फिर बस ये माना जाए कि जिस तरह से चुनाव आने वाले समय में होने हैं, ऐसे में जनता के बीच एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है इन तमगों के सहारे? देखिए, मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान जी को जो घोषणा दी, मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं कहा गया जी। लगातार उन्होंने अपने कार्यकाल में 200 महीने से ज्यादा का जो उनका कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने केवल, आप कह सकते हैं कि घोषणा दी, मुख्यमंत्री क्या नारियल एक जेब में रख के चलते हैं, जहां मर्जी उसे वहां फोड़ देते हैं, बता देते कि साहब ये घोषणा मैंने कर दी, आपको ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, परंतु वो घोषणा कभी पूरी नहीं होती है। कई प्रकार की उनकी घोषणा है। जैसे अगर मैं अपने ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज का लगातार 2 बार घोषणा की भिंड जिले में, आज तक वो पूरी नहीं हुई। पिछले चुनाव में 18 में की, तो 18 में शुरू 13 में करके गए, तब नहीं हुई, 18 में फिर से बोला तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। अभी आए तो अभी 2 महीने पहले यहाँ पे एक सभा करी, फिर वो भूल गए। यही अगर बात करें तो चाहे कहूँ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ एक जमदारा गाँव पड़ता है, वहाँ पे भगवान परशुराम की जन्म हमारे यहाँ चंबल में मानी जाती है। तो वहाँ पे 2008 में 2013 में उन्होंने भव्य मंदिर निर्माण की बात कही थी,
और एक मध्य प्रदेश स्तर पे एक बड़े स्तर पे संस्कृत कॉलेज खोलने की बात कह के गए थे वो, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई, जबकि वहां पर तत्कालीन मंत्री अनूप मिश्रा जी आए थे और उन्होंने इस घोषणा को शिवराज जी ने खुद अपने मुंह से की। ऐसे कई मामले हैं, मेडिकल कॉलेज की बात, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात, ग्वालियर संभाग में घड़ी लगा दी, लेकिन आज तक चुनाव जीतने के बाद वो कभी नहीं आए। शिवराज जी के लिए अगर हमारे कमलनाथ जी ने घोषणावीर मुख्यमंत्री कहा है तो ये सच है। आपने शराबबंदी की बात की, आपने अतिथि विद्वानों को परमानेंट करने की बात की कि आप मामा आपका जिंदा, आप चिंता मत करो, अतिथि विद्वानों को मैं परमानेंट करूंगा, मेरी सरकार बनते ही 2000। फिर क्या हुआ? अतिथि विद्वान तो सड़क पे घूम रहे हैं, वो परमानेंट हम के यही कामों का स्थिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है। निश्चित तौर पर ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक झूठ बोलने की मशीन साबित हो चुके हैं। बस उनको केवल झूठी घोषणाओं से लेना देना है, बकाया जनता से या किसी से कोई लेना देना नहीं। जी, तो डॉक्टर अनिल भारद्वाज कांग्रेस से कह रहे हैं गीत जी की सिर्फ झूठ बोलने की मशीन साबित हो चुके हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इसी वजह से ये तमगा घोषणावीर का उन्हें दिया गया है। आपका जवाब इस पर? देखिए, मेरे बड़े भाई जो अनिल जी कह रहे हैं, इस बात को मैं प्रमाण के साथ में बताता हूं कि कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये प्रमाण है कुछ मेरे सामने चैनल पे मैं दिखा रहा हूं, और ये प्रमाण जो है मैं बोर्ड पे भी बताता हूं। कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी, भले ये 15 महीने रहे हो, लेकिन देखिए इन्होंने क्या क्या किया था। इन्होंने मीसा बंदियों की पेंशन बंद करी थी, ये तो बोल रहे थे कि हम बढ़ा देंगे अपने वचन पत्र में। फिर कन्यादान योजना के वादे पे फेल हो गए थे, संबल योजना बंद कर दी थी, कृषक मित्रों को निकाल दिया था, कर्ज माफी के वादे पे भी फेल थे, लाडली लक्ष्मी योजना ही बंद कर दी जिसको हम 2.0 अभी लेके आए, जन भागीदारी योजना बंद कर दी, बेरोजगारों को भत्ते देने के वादे किए थे, उसके तो अते पते ही नहीं थे, उस पर फेल थे। मंत्रालय में वंदे मातरम होता था, उस पर फेल थे। महिला अपराधों को कम करने की बात हुई थी, महिलाओं को एक बहुत बड़ा वादा किया था कि जो कामकाजी महिलाएं रात को लेट घर जाएंगी उनके लिए गाड़ियां उपलब्ध करवाएंगे। इनके वचन पत्र में अनेकों इस प्रकार के वादे थे। तो देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेस हमेशा फेल हुई है, और हम जो है महिलाओं के सम्मान से लेकर के हर वादा जो था हमने पूरा किया है। जो हमने बोला था सड़कों का माया जाल, देखिए आज पानी 24 घंटे आता है। आज उसके अलावा अगर विकास की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितना डेवलपमेंट हुआ है वो जग जाहिर है। यहाँ पर जो है मेडिकल की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, सब कॉलेज तो खुले ही हैं, उसके साथ में हिंदी में जो है वो मेडिकल MBBS की पढ़ाई जो है वो शुरू हो गई है। प्रथम वर्ष का कोर्स उसका बाहर आ गया है। अन्य योजनाएं जो है, और ऐसा नहीं केवल भोपाल या हम एक क्षेत्र को आप जैसे बात कर रहे थे ग्वालियर चंबल की या छिंदवाड़ा की, आप किसी भी तरफ देखें, हम पूरे प्रदेश में ध्यान देते हैं क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और कोई भी ऐसा वर्ग जो पीछे रह गया उसको भी आगे लाने की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नारियों के साथ में किस प्रकार का अपमान जो है कांग्रेस कर रही थी। योजना लेके आई है उसमें कि हम जो है महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बातें, लेकिन भरोसा कौन करेगा? अनेकों बार भरोसा तोड़ चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस का हाथ जो है वो हमेशा जो नेता है इनके, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा, इसको व्यक्तिगत ना लिया जाए, लेकिन हमेशा से ये देखिए कांग्रेस का जो ये हाथ है, ये जो है पहली बात तो कांग्रेस का ये जो निशान मैं दिखा रहा हूँ ना, गाय बैल और बछड़े के निशान से आपका जो चुनाव चिन्ह था हाथ के पंजे पे, यानी कि कॉर्पोरेट पार्टी बन चुका है। और इसमें जो है कांग्रेस नेताओं की जो उंगलियां है ना वो घी में डूबी हुई है, ये वो उंगलियां दिखा रहा है ये हाथ। ये साफ साफ दर्शा रहा है हाईकमान की उंगलियों पे नाचता है। और सिख नरसिंहार, मैं स्वयं पंजाबी समाज से आता हूँ, क्या हुआ था 1984 में कमलनाथ जी के साथ में, क्या किया था उन्होंने, जग जाहिर है। खैर वो मामला विचाराधीन है तो उस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। देखिए, प्रतिभाओं का गला आपने काटा है। हम जो मेधावी छात्र जो मध्य प्रदेश में आते थे उनको लैपटॉप, उनको जो बच्चियां थी उनको मोपेड और लूना देने की बात हुई थी, स्कूटी देने की बात हुई थी। कमलनाथ जी ने भी वादे किए थे, लेकिन आपकी सरकार आते थे वो वादे भी फेल हो गए और कमलनाथ जी भी फेल हो गए। जो लोग आपके साथ जुड़े थे, यानी कि जो नेता आपके साथ जुड़े थे, जिन्होंने सोचा था कि हम जन समस्याओं को दूर करेंगे, उनका तक के आप साथ नहीं दे पाए, क्योंकि जन समस्या तो दूर की बात, कांग्रेस की सरकार तो राम राम जपना और पराया माल अपना पे लग गई थी और सिर्फ पैसे बटोरने पे लगे थे कि कैसे लूट फिरोध करें। और जो है आपने मंत्रालय में ट्रांसफर उद्योग चला लिया, तो ये भी जग जाहिर है। तो किस प्रकार से आप शिवराज जी को घोषणावीर बोल रहे हैं? हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, कोई भी आप समाज की बात कर लें, कोई भी वर्ग की बात कर लें, अतिथि शिक्षकों का जिनका आपने अपमान किया, जिनके ऊपर डंडे चलवाए आपने, हमने तो उनको भी नौकरी दी। यहाँ प्रत्येक माह
जो है रोजगार मेला लगाया जा रहा है। अब तक लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को हम पिछले 6-7 महीने में नौकरी दे चुके हैं। इसके आंकड़े जो हैं वो वेबसाइट पर भी डले हुए हैं और मैं भी उपलब्ध करवा सकता हूं आपको, नाम, नंबर और पते के साथ में। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। तो और कमलनाथ जी की देखिए एक और बात, अब कमलनाथ जी अपने आप को जो है पुजारियों को और पंडितों को आकर्षित करने के लिए पुजारी प्रकोष्ठ बना के एक योजना चला रहे हैं, जबकि अपने आप को बहुत बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। देखिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनके अंदर भावना रही हो, मगर देखिए केक काट के उन्होंने तो अपमान कर दिया, भगवान बजरंग बली के नाम का केक काट रहे हैं। जी, तो आरोप कई है बीजेपी के पास भी। हम रुक कर लेंगे, राजनीतिक विश्लेषक जयराम शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। जयराम जी, जिस तरह से दोनों ही पक्षों को आपने सुना, और मध्य प्रदेश में जो तमगों की सियासत है वो नई नहीं है। जिस तरह से हमने इस डिबेट की शुरुआत में ही जिक्र किया कि 2003 में बीजेपी ने भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक संज्ञा दी थी, इसके बाद से तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। लेकिन ये जो तमगे, ये जो टाइटल दिए जाते हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से एक दूसरे के नेताओं को, क्या ये माना जाए कि जनता पर ये अपनी अमिट छाप छोड़ पाते हैं? कितना प्रभावी ये तमगे होते हैं? देखिए मैं तो नहीं मानता इसको। ये चुनावी लोकतंत्र में शाब्दिक व्यभिचार है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो जुबानी जुमा खर्च जिस तरीके से शब्दों का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ किया जाता है, उसका पतन लगातार होता जा रहा। पहले थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के साथ होता था। मुझे ध्यान है कि 2077 में इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था देवकांत बरुआ ने। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, है ना। 2003 में प्रमोद महाजन ने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले सरकार थी, सरकार हार गई। इन जुमलों का कोई असर नहीं पड़ता सिवाय मस्खरीपन के और आनंद लेने के। बंटाधार कहने के बाद यदि ये मानते हो कोई कि बीजेपी सरकार बनी बंटाधार कहने की वजह से, उसकी वजह नहीं है। 2003 के पहले स्थितियां सड़क बिजली पानी, बीएसपी एक फैक्टर था, बिजली पानी सड़क का, रोजगार का मामला था। ये जो जनता को टच करने वाले मामले थे, खासतौर पे सड़क की स्थिति, बिजली की स्थिति, ये सब की वजह से, वो कुशासन की वजह से, सोशल इंजीनियरिंग, गलत सोशल इंजीनियरिंग की वजह से शिवराज को, दिग्विजय सिंह जी को ये हुआ कि उनने बैकवर्ड और ट्राइब्स वोट को जोड़ लेंगे, SC ST वोट और बैकवर्ड को जोड़ लेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो उन्हें रेस्ट ऑफ सोसाइटी को आइसोलेट किया, उनके बारे में कमेंट करना शुरू कर दिए, उसका असर पड़ा। दैनिक वेतन भोगी जो नौकरी की अपेक्षा किए हुए थे, तो उस वजह से 2003 में सरकार बनी। आज हम किसी को कितनी निकृष्ट गाली दे दें या उसको भगवान का दर्जा दे दें, इसका असर जनता में नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ हमारे मानसिक और नैतिक दिवालियापन का सबूत है कि हम इस चुनावी लोकतंत्र को किस मुकाम में पहुंचाने जा रहे हैं। बिल्कुल। जयराम जी, क्या ये भी नहीं लगता कि पहले जो टाइटल्स तमगे दिए जाते थे वो मुद्दों को लेकर दिए जाते थे, लेकिन अब जैसे पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि व्यक्तिगत तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते हैं और व्यक्ति विशेष को लेकर ये तमगे दिए जा रहे हैं? क्या हुआ कि 2008 में एक नारा दिया अनिल माधव दवे ने, ये युद्ध आर पार है, ये अंतिम प्रहार है। और मेरे मित्र रहे वो, और मैं बहुत अगाध सम्मान करता हूँ उनका, करता रहा हूँ, अब तो स्वर्गीय है। मैंने उनसे जाके आपत्ति दर्ज कराई कि चुनाव युद्ध नहीं होते साहब, चुनाव को आप युद्ध की तरह मत लो। ये मारकाट और इसका मामला नहीं है, ये प्रतिद्वंदिता है। एक पक्ष है और एक विपक्ष है जो आपके मत के आधार पे बटा होता है, आपकी प्रॉपर्टी के आधार पे नहीं बटा होता। उसकी मतलब उसको दुश्मनी में मत बांटिए। पर दुर्भाग्य से ये उत्तरोत्तर दुश्मनी की तरह बढ़ता गया, जो पक्ष और विपक्ष का मामला है। और इससे और भी मामले होते हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। ये जो अंडर टेबल समझौते होते हैं ना, देखिए आपने डंपर सुना, व्यापम सुना, ई टेंडर सुना, वो एक बांध गिर गया वो सुना, तो ये जुमले उठाए किसने? कांग्रेस ने, और एक को भी अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया। और इस समय जो चुनावी घोषणा पत्र हो रहे हैं, जो भाषण हो रहे हैं, उसमें इनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। इट मीन्स अंडर टेबल आपने हाथ मिला के रखा है कि जब हम आएंगे और हम भ्रष्टाचार करेंगे तो आप कुछ मत बोलना,
और आप जो कर रहे हो उसमें बस इतना ही है, जमानी जमा खर्च। तो जमानी जमा खर्च का कोई वो नहीं, जनता की होशियार है, वो सब समझती है। मतलब मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आपने जोर शोर से ये सब मसले उठाए, व्यापम के मसले उठाए, डंपर के मसले उठाए, उसमें बेचारे वो लड़के, वो कर्मचारी तमाम वो तो पिस रहे हैं, जेल में है। एक भी नेता का बाल बांका नहीं हुआ सिवाय लक्ष्मीकांत शर्मा के, सिर्फ उनको पर जेल भेजा था। तो उनको लक्ष्य करके जेल भेजा था, उनको राजनीतिक रूप से समाप्त करना था, इसलिए उनको जेल भेजा गया। बहुत सारे व्हाइट कॉलर्स हैं जो पॉलिटिक्स में है, बड़े पदों में है, उनके भी नाम आए, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही कांग्रेस के साथ होता है। तो एक दूसरे के घोटाले को सरकार आने पर दबाने का जो अपना एक समझौता होता है, इसकी एक अलग गणित होती है। जनता छलावे में रहे, जनता भुलावे में रहे, इसलिए इस तरीके के तमगे एक दूसरे को ये देते रहते हैं और उसी में जनता आनंद लेती रहती है, ऐसा ही मानते हैं। उसी में वोटर खेलता रहता, व्हाट्सएप वो यही सब चल रहा है इस समय। क्या ना कि देखिए अब तो चुनाव का तरीका बदल गया है, अब तो स्टार तो मीडिया वार होता है ना, अब तो ट्रोलर आर्मी एक तरफ है, दूसरी तरफ दूसरी ट्रोलर आर्मी है, जिसके पास ज्यादा फर्जी अकाउंट है सोशल मीडिया के, वो ज्यादा हमलावर है, जिसके पास कम है। तो वो दोनों में इस समय कार्यकर्ता जोड़ने की भीड़ होड़ नहीं है, फर्जी ट्रोलर आर्मी तैयार करने की होड़ है कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी। और यही ट्रोलर आर्मी इस तरीके के जुमले अभी और उठाएगी, पता नहीं किस मुकाम तक पहुंचेगी, भगवान जाने, ईश्वर जाने, राम जाने। जी डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से जयराम शुक्ल जी कह रहे हैं कि अब सिर्फ ट्रोलर्स आर्मी तैयार करने की होड़ है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई एक बात जो आप कह दें बहुत दूर तक जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये जो तमगे दिए जाते हैं इसकी आड़ में कहीं ना कहीं जो जमीनी मुद्दे होते हैं वो भटक जाते हैं। देखिए ये बात मैं भी मानता हूँ, अगर ये जो जमीनी मुद्दे हैं उस पे तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते। जब भी अगर इनसे रोजगार, लेकिन कांग्रेस कहां तक उठाने में सफल हो पा रही है अनिल जी? विकास की बात की जाए क्या कांग्रेस कहां तक इन जमीनी मुद्दों को उठाने में सफल हो पा रही है? क्योंकि वो भी तो तमगों का इस्तेमाल करती है पलटवार के तौर पर। नहीं, कांग्रेस तमगों का नहीं करती, कांग्रेस तो ओरिजिनलिटी बात करती है। भाई आज रोजगार की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, आप केंद्र की रिपोर्ट देखिए, आप केंद्र सरकार आपकी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश रोजगार के मामले में पिछड़ रहा है। आपकी सीबीसी की रिपोर्ट है, मेगा पीरियड में मध्य प्रदेश जो है देश में तीसरे नंबर पर आया। अपहरण के मामले में आप देखिए, अपहरण और अपराध के मामले की स्थिति क्या है, यही कामों का स्थिति आपके जो है अवैध खनन के मामले में देखिए, भाजपा के नेता उसमें पकड़े जा रहे हैं, मंत्री और विधायक कुछ शामिल उसमें नजर आ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये नहीं, आखिरीबाजी नहीं, अपन तो ओरिजिनलिटी की बात करने का काम कांग्रेस करती है, वास्तविक मुद्दों को उठाने का काम करती है। दूसरी हमारे मित्र गिरीश जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई। आप ये बताइए कि कोई भी वचन पत्र या घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, सिंबल जब जनता आपको देती है तो वो 5 साल के लिए देती है, और 5 साल के अनुसार हम अपना विजन तैयार करते हैं, उस अनुसार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे हमारे कमलनाथ जी ने कहा हम गाँव-गाँव गौशाला बनवाने का काम करेंगे, तो मैंने ये गौशाला बनवाने का काम किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली आपको मिलने का काम किया, आप बताइए नहीं मिला हो। आप जिस ट्रांसफर उद्योग की बात कर रहे हैं, हमने जो है हजारों शिक्षकों का ट्रांसफर किया, एक भी शिक्षक इस बात को कह दे ऑनलाइन किया, पारदर्शिता के साथ इसका किया, 1 रुपए किसी का खर्च हुआ तो बताइए, सिवाय ऑनलाइन आवेदन का। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये आप बात करते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, हमने रामबन का फर्क की बात की तो मैंने उसको बनाने का काम किया, कमलनाथ जी ने सारी, चाहे आपका शुद्ध के प्रति युद्ध का मामला हो, हमने ये किया। लेकिन आपकी सरकार में मैंने देखा जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, रिपोर्ट आ रही, पर्यावरण को जो नुकसान हुआ, नदियों को सीना छलनी कर दिया, और तो छोड़िए कई वीडियोस वायरल हुए, कई आप लोगों ने भी न्यूज चैनल पे चलाए कि पुलिस के अधिकारी स्वयं अवैध खनन में शामिल है। थाने ऐसे भेज दिए आपके, जैसे बिल पैसे चलता नहीं, खड़े हैं सीना तान, और प्रदेश के थाने ऐसे चलते जैसे बीजेपी की निजी दुकान। ये भी हमने देखा कि 5-7 लाख से ज्यादा जो है ऐसे लोगों के फर्जी राशन कार्ड बीपीएल के बने, जो कम से कम 3-4 पहिया गाड़ी पे 3-3 मंजिला मकान में रह रहे हैं। तो ये भी मैंने तमाशा भाजपा सरकार जवाब दें गीत जी, जवाब दें, कई बड़े आरोप जो कांग्रेस लगा रही है उनका जवाब दें। जी जी।
मैंने वेबसाइट खोल रखी है, सरकारी आंकड़े दर्ज हैं, जनता भी देख रही है, चैनल भी देख रहा है, क्योंकि हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक तो एंकर के रूप में और एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। आप भी समझदार व्यक्ति हैं, ये देखिए। अब इसमें जो है आंकड़ा गीत जी आपकी बात पूरी करें। डॉक्टर अनिल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, गीत जी का समय उनकी बात पूरी होने दीजिए। गीत जी बोलने दीजिए ना जी। देखिए अनिल जी, आपने बोला कि गौशाला हमने खोली, एक भी गौशाला इस पे क्यों नहीं दर्शाई जा रही है? अगर ये गलत जानकारी है तो क्यों ना आप आरटीआई से इसकी जानकारी निकालें और रोजगार की स्थिति मैंने पहले ही बताई। देखिए, और एक और बात बताता हूँ कि राजस्थान में भी आपकी सरकार है साहब। राजस्थान से क्या हो रहा है? उद्योग जो है पलायन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। क्यों? हमारी तो केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो हम तो दिखा रहे हैं, हम तो सबमिट करते हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगती हैं। अब आप बोलेंगे साहब मेट्रो हम लेके आए थे, क्रियान्वयन आपने नहीं किया था। साहब क्रियान्वयन तो उसका हम करवा के गए थे, आपने तो सिर्फ शिलान्यास करने का काम कर लिया था, उसका फाउंडेशन स्टोन रख के अभी भी जो है उसका उद्घाटन हम ही करेंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी कार्य करने में जो नैतिकता थी वो नहीं दिखी, हमारे जो कार्य करने की जो शैली थी वो हमारे अंदर है ही नहीं। क्योंकि देखिए नेता नहीं, आपके पास नीति नहीं तो कहां से कार्य होगा? ये बात तो जनता भी समझती है और आपको भी कांग्रेस के माध्यम से मतलब मैं कहना चाहता हूं समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक चीज नहीं, महंगाई की आप बात कर लें तो महंगाई भी कांग्रेस के जमाने में चरम पे थी। मैं आटे दाल और उसका जो है, चलिए हम बहुत पीछे आंकड़ों पर नहीं जाएंगे गीत जी, समय की बहुत कमी है। जी 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 जी, डॉक्टर अनिल जी जवाब दें। जी आपके जमाने में 150 रुपए दाल देती है, 60 रुपए दाल महंगी लगती थी, क्या दिखाएंगे आप हमें? के समय में बिल्कुल शांत बैठता हूँ। देखिए आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर तो लीजिए। देखिए इसमें दिखा रहे यहाँ पर जो है आपके नेता, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी, आपकी प्रियंका वाड्रा बोलती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके कर्नाटका के कांग्रेस के जो नेता हैं विधायक केसर रमेश जी बोलते हैं जब रेप हो रहा हो तो लेट के मजे लेने चाहिए। निंदनीय है ये, मुझे शर्म आ रही है बात बोलते हुए, लेकिन ये जो वाक्य है ये आपके ही नेता कह रहे हैं। तो ये जो आचरण है कांग्रेस का, देखिए दादी से लेकर के दामाद जी तक के सबके ऊपर घोटालेबाजी के जो है इल्जाम लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्यों होता है? बोफोर्स घोटाले की बात कर ली जाए या देश के जो सबसे बड़े घोटाले उनका आप जिक्र कर ले तो कांग्रेस, ये देखिए मेरे पास 70 सालों में किए गए, चलिए पूरा रिकॉर्ड लेकर के बैठे हैं जी आज। डॉक्टर अनिल जी जवाब दें जी, उनके आरोपों पर आपका जवाब। देखिए कौन से आंकड़े कहां से लेके आते हैं? अगर लिस्ट है तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ उन्हें जेल में भेजें, तो किसने रोका आप जेल में भेजने का काम करें? आप व्यापम घोटाले की बात करें, नर्सिंग घोटाले की करें, डीमेट घोटाले की बात करें, और उज्जैन में विमल बिल जो थी, विनोद बिल थी, वो बंद हो गई। 4200 करके 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है। किस घोटाले की बात आप कर रहे हैं? आप अपने घोटाले की बात करिए। आप शराबबंदी की बात करिए, उमा जी घूम रही हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आप मेरे जमाने में, कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर 350 का होता था साहब, आज 1200 रुपए का है। आप देखिए कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है। महंगाई की दर, आप मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके निजी आंकड़े, सरकार आपकी केंद्र के आंकड़े देखिए, 16 से 27% महंगाई बढ़ चुकी है। रेलवे का किराया 4 गुना बढ़ चुका है। कैसी बातें करते हैं आप? तो इस बात को आपको और सारे लोगों को समझना चाहिए। न्यूज चैनल पर बैठ के भ्रमित करने की जरूरत नहीं। चलिए दोनों ही पार्टियों के पास अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे। हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे राजनीतिक विश्लेषक जयराम शुक्ल जी का। जयराम जी, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क, अपने अपने दावे हैं इन तमगों को लेकर, लेकिन इस बार जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तब जनता का तमगा क्या होना चाहिए? किस टाइटल के साथ जो मतदाता है उसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा? देखिए जनता सब कुछ समझती है। अभी तो कार्यक्रम चल रहे हैं कांग्रेस का, नारी सम्मान योजना, बहुत सुंदर जुमला है, बहुत सुंदर नारा है। और दूसरा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का जन सेवा अभियान। कागज में, भाषण में ये सब चीजें बहुत अच्छा लगता है। मैं उस दिन मानूंगा कि कांग्रेस नारी का सम्मान करती है जिस दिन वो 10 से 15% से ऊपर महिलाओं को टिकट दे देगी। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि हम 33% टिकट देंगे। तो नारी का सम्मान तो आप यदि रखना चाहते हो तो 33% का टिकट जिस दिन दे दोगे तो हम मान लेंगे नारी सम्मान करते हो। वो झुंझुना 1000 1500 वाला वो अलग बात है। असली सम्मान तो उनका रिकॉग्निशन का सम्मान है। दूसरी जन सेवा अभियान, अब यहाँ जन सेवा अभियान ये हो कि 15 दिन के भीतर सभी मामले
जो हैं कुछ वो निपटने चाहिए। जी। अब पटवारी साहब एक महीने तक, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक लटका के रखेंगे, उनका क्या कर लोगे आप? कुछ करने वाला नहीं, इसलिए कि वो पटवारी शहर में नेताओं के और धन्ना सेठों के लिए सरकारी जमीन या फोकट की जमीन के सौदे तय करवाते हैं, है ना? तो आप उनके ऊपर एक्शन लोगे नहीं। आम जनता कलेक्ट्रेट में अपने संवाददाताओं को भेजिए और देखिए कि ये जो घोषणाएं किए हैं ना जन सेवा अभियान में, कितने लोग मुश्किलों में फंसे हुए हैं, एक एक अर्जी लेके, और किस तरीके से उनको चूसा जा रहा है जैसे गिद्ध दृष्टि होती है दफ्तरों में बाबुओं की। कोई असर नहीं पड़ता। आप जन सेवा अभियान नहीं चरण लेती है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो जनता के मन में जो चल रहा है उसको आमतौर पे हम मीडिया वाले भी नहीं भाप पाते और वो अपना खेल कर जाती है ना? बिल्कुल। पिछले उदाहरण यही बताते हैं। तो ये जुमलों पर मत जाइए, इनके नारों पर मत जाइए, इनके अभियानों पर मत जाइए। यथार्थ के धरातल में जो कुछ हो रहा है और पब्लिक के मन से निकल रहा है, बिल्कुल। और कहा भी गया जयराम जी की बड़ी ही अलग है राजनीति की भाषा, अगर लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। अब बहरहाल देखना होगा कि ये जो तमगो टाइटल की सियासत है ये कहां तक जाती है और कितना असर जनता को रिझाने में इसका हो पाता है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमगो की सियासत मध्य प्रदेश में लगातार जारी है और मध्य प्रदेश लाइव की डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।